हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.5 के जो कॉन्सेप्ट थे, जो टॉपिक था, वो कंप्लीट किया था। एक्सरसाइज 7.5 का टॉपिक क्या था? एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमने टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से समझा और हमने इस एक्सरसाइज से पहले जो 4 एग्जाम्पल्स थी, हमने वो चारों एग्जाम्पल्स को भी कर लिया था ताकि हम जब एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो हमें कोई मुश्किल पेश ना आए। तो मैं उन तमाम बच्चों को एडवाइस करता हूं जो आज मेरे लेक्चर को पहली दफ़ा देख रहे हैं कि काइंडली वो प्ले लिस्ट में जाएं। वहाँ पर उनको फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 7 के नाम से एक फ़ोल्डर नज़र आएगा, वो उस फोल्डर को ओपन करें और जो प्रीवियस लेक्चर है वो ज़रूर देखें। देखिए, कॉन्सेप्ट जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होते किसी टॉपिक के, उस वक्त तक उस टॉपिक को करने में मज़ा नहीं आता। तो इसीलिए मैंने एक पूरा लेक्चर दिया था एक्सरसाइज 7.5 से पहले। उस पूरे लेक्चर को देने का मकसद ये था कि जब हम क्वेश्चंस करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर देखा है उनको यकीनन प्रॉब्लम नहीं होगी, और जिन बच्चों ने और बच्चियों ने नहीं देखा है उन्हें चाहिए कि वो प्ले लिस्ट में जाके पहले उस लेक्चर को देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 1। क्या है जनाब? क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। फाइंड द चांस ऑफ ड्राइंग अ 5 और अ 4 इन अ थ्रो ऑफ अ डाई हुज फेसेस आर नंबर 1 to 6। कहता है कि भाई एक डाइस है, उस डाइस को हमने फेंका। फेंकने का मतलब है ड्रॉ किया। डाइस आपने लूडो गेम खेला होगा, तो ये उसी गेम की बात हो रही है। ये कह रहा है कि भाई हमने उस डाइस को जो है वो फेंका, और फेंकने पर इस बात का चांस बोलें या प्रोबेबिलिटी बोलें, बात एक ही है। इस बात का चांस क्या है कि या तो 5 आए या 4 आए। तो अब हम इसका डेटा बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होती है? सेट बना लेते हैं। सेट एस बना लेते हैं। अब हमें पता है डाइस में कितने नंबर होते हैं। एक 1 होता है, एक 2 होता है, एक 3 होता है, एक 4 होता है, एक 5 होता है और एक 6 होता है। अब हम लिखेंगे OS। OS का मतलब क्या होता है? O माने नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट S में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल जो एलिमेंट है वो क्या है? 6। अब A, एक नाम हम ले लेते हैं A, OA। OA का मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, क्या है क्वेश्चन में? या तो 5 आए या 4 आए। तो हम ले लेते हैं भाई टोटल 5 कितने हैं इसके अंदर। आपको 5 वाले कितने नजर आ रहे हैं? 1 नजर आ रहा है, तो हम 5 वाले 1 ले लेते हैं। OB का मतलब क्या है? हम B का मतलब ले लेते हैं 4, कि भाई 4 वाले कितने हैं। टोटल 4 वाले आपको S में कितने नजर आ रहे हैं? वो भी 1 नजर आ रहा है। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A। प्रोबेबिलिटी ऑफ A में कितने एलिमेंट है? 1, और टोटल कितने हैं? 6। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B में कितने एलिमेंट है? टोटल 1, और प्रोबेबिलिटी क्या है? 6। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है ये देखें आपके सामने स्क्रीन पर दोबारा शो करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द चांस ऑफ ड्राइंग अ 5 और अ 4 इन अ थ्रो ऑफ अ डाई हुज फेसेस आर नंबर 1 to 6। तो असल में हमने जो प्रीवियस एग्जाम्पल्स की थी और जो थ्योरी की थी, हमने असल में उसमें क्या कहा था कि भाई A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B निकालनी है। क्या फार्मूला होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। दिस इज द फॉर्मूला। ये इसी को तो बोलते हैं एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी है हमारे पास? 1/6,
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 1/6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मैंने आपको क्या बताया था लास्ट लेक्चर में कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स यानी कि ए इंटरसेक्शन बी अगर 0 हो तो उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब आप देख लीजिए इसके अंदर, भाई देखें ना, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है दोनों में कोई चीज़ कॉमन हो। कॉमन तो है ही नहीं, या तो 4 आएगा या फिर 5 आएगा, एक साथ कुछ नहीं आ सकता। तो इसलिए इस केस के अंदर जो है ये क्या हो जाएगा 0। 1/6 प्लस 1/6 क्या होता है 2/6। 2 1 2, 2 3 6। तो जनाब हमारे पास आंसर आ गया इसका 1/3। So this is the answer of question number 1. I hope you completely understand. ये जो मैंने लिखी है probability of A intersection B 0, ये ना भी लिखते, कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है हमारा कि हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि हमने लास्ट लेक्चर में ये फार्मूला स्टडी किया था, इसको ड्राइव भी किया था। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं देयर आर 5 कार्स इन अ रेस। एक रेस हो रही है, कार रेस हो रही है, उसमें 5 कारें हैं। फोर्ड जिसको ये F कह रहा है, शेवरलेट जिसको ये C कह रहा है, डाइहार्ट्सो जिसको ये D कह रहा है, सुजुकी जिसको ये S कह रहा है, एंड टोयोटा जिसको ये T कह रहा है। तो 5 कारें रेस में हिस्सा ले रही हैं और उन 5 कारों के नाम भी दे दिया आपको, फोर्ड, शेवरलेट, डाइहार्ट्सो, सुजुकी एंड टोयोटा। 3 आउट ऑफ दीज 5 विल बी विनर्स। अब इन 5 में से, इन 5 कारों में से 3 जो है वो विनर होंगे, यानी कि वो 3 को पोजीशन मिलेगी, एक को पहली मिलेगी, एक को दूसरी मिलेगी, एक को तीसरी मिलेगी। तो ये कह रहा है कि भाई 3 आउट ऑफ दीज 5 विल बी विनर्स। इन 5 में से 3 जो होंगे वो विनर होंगे। अब सवाल क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, पार्ट नंबर 1, बोथ फोर्ड एंड शेवरलेट आर विनर्स। ये कह रहा है इस बात का चांस या इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि फोर्ड और शेवरलेट दोनों विनर हों, यानी कि 3 कारें तो लाजमी जीतेंगी। तो पहला पार्ट ये कह रहा है उन 3 में जो 2 कारें हों वो फोर्ड और शेवरलेट दोनों होनी चाहिए। बहुत आसान सवाल है, इसको भी देख लेते हैं, पहले डेटा बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम करने के लिए जा रहे हैं पार्ट नंबर 1। सबसे पहले हम बात करते हैं OS की, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल आउटकम। तो टोटल कारें कितनी है, टोटल कार्स हैं 5, सही है। और अब हमारे पास जो टोटल विनर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो विनर के हैं, कितनी कारें बोले उसने, भाई 3 कारों को पोजीशन मिलेगी, ये आ गया 3। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम फोर्ड की बात करते हैं। हम लिखते हैं यहां पर फोर्ड इज 1 of the winning car out of 3 cars। क्योंकि उसने फोर्ड और शेवरलेट का बोला ना, तो हमने बोल दिया कि जी फोर्ड जो है वो उन 3 में से कोई एक कार है, यानी कि अब ये आ जाएगा कॉम्बिनेशन 3C1, और जब आप 3C1 कैलकुलेटर में निकालेंगे तो वो 3 आएगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कॉम्बिनेशन क्या है, तो जनाब जाइए मेरी प्ले लिस्ट में, चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर मैथ का फोल्डर है, उसमें एक्सरसाइज 7.3 नज़र आ जाएगी, वहाँ से जाके आप कर लें तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जनाब फोर्ड के लिए जो आने का जो वो थे टोटल कॉम्बिनेशन थे वो 3 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्ड क्या हो जाएगी 3, और टोटल कितने हैं ऊपर लिखा हुआ है OS 5। सिमिलरली
सिमिलरली यही सारा जुमला लिखेंगे अब आप किसके लिए, शेवरलेट के लिए। तो मैं लिख नहीं रहा लेकिन आपको लिखना है। क्या लिखेंगे, शेवरलेट इज वन ऑफ द विनिंग कार आउट ऑफ 3 कार्स। तो उसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, 3C1 यानी कि 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो शेवरलेट है उसको मैं C कह रहा हूं क्योंकि उसने भी C कहा है, ये भी क्या हो जाएगा 3/5। तो उसने आपसे क्या कहा है, उसने आपसे कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्ड एंड शेवरलेट, फोर्ड एंड शेवरलेट। अब देखिए ये याद रखिएगा कि जब भी आपके पास एंड का वर्ड आए तो आपने करना है दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5। अगर और लिखा हुआ होता तो आप ऐड करते हैं, ये बात आपको याद रखना है क्योंकि उसने कहा है, सवाल आप दोबारा देख लें, बोथ फोर्ड एंड शेवरलेट आर विनर। तो 3 × 3 9 आ जाएगा अपॉन 25। बात समझ में आई आपको कि एंड आ रहा है, दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में क्या कह रहा हूं, बोथ डाइहार्डसो एंड सुजुकी आर विनर। अब जो वो 3 कारें जीत रही हैं उसमें अब फोर्ड और शेवरलेट ना हो बल्कि डाइहार्डसो एंड सुजुकी हो, तो वही आंसर आ जाएगा इसका। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइहार्डसो एंड सुजुकी। तो वही सारी वर्किंग है तो इसलिए अब वर्किंग शो करने की जरूरत नहीं है, 3/5 × 3/5, क्योंकि डाइहार्डसो भी 3 में से एक चूज करेंगे और सुजुकी भी 3 में से एक चूज करेंगे। तो ये आ जाएगा जनाब 9/25। अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया किसका, पार्ट नंबर 1 का। और अब हम बात कर रहे हैं पार्ट नंबर 3। अब वो कह रहा है फोर्ड, डाइहार्डसो एंड टोयोटा आर विनर। अब वो जो 3 कारें हैं उन 3 कारों में फोर्ड भी आ गई, डाइहार्डसो भी आ गई और टोयोटा भी आ गई। अब आप क्या करें, तीनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, 3/5 × 3/5 × 3/5 और ये हो जाएगा जनाब 27/125। तो मुझे उम्मीद है ये आपको सवाल बहुत आसान लगा होगा और बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, दोबारा बताने की कोशिश करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, द प्रोबेबिलिटी दैट हबीब विल बी एबल टू सॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम इज 1/5। एक न्यूमेरिकल है या एक सवाल है, हबीब के उस सवाल को जो सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/5 है। दैट ताहा विल बी एबल टू सॉल्व इट इज 1/4 और ताहा की जो प्रोबेबिलिटी है इसको सॉल्व करने की वो 1/4 है। आगे लिखा हुआ है, इफ बोथ बॉयज वर्क सेपरेटली ऑन द प्रॉब्लम, ताहा अलग सॉल्व करे, हबीब अलग सॉल्व करे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, पार्ट नंबर 1, बोथ विद सॉल्व इट। बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 1। हम एक काम करते हैं, पहले क्या लिखा हुआ है, पहले किसका नाम लिखा हुआ है, हबीब का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम कह देते हैं कि भाई ये हबीब की है। ए और बी इसलिए कह रहा हूं कि वो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसलिए, वरना अगर आप हबीब भी कह देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बी कह देते हैं ताहा की प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी ऑफ ताहा कितनी है, 1/4। अब सवाल क्या है, पहला पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विद सॉल्व इट। बहुत ही आसान है, अगर दोनों सॉल्व कर रहे हैं तो सिंपली क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पीछे ही बताया कि एंड में क्या होता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें, कहानी खत्म हो जाएगी। 1 1 1, 5 4 20, 1/20 इज आवर आंसर। दैट्स इट।
कितना आसान पार्ट था ये, बात समझ में आई। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या लिखा है, एटलीस्ट वन विल सॉल्व इट। एटलीस्ट वन का मतलब क्या है कि या तो ताहा सॉल्व करे या हबीब सॉल्व करे या दोनों सॉल्व करें। तो अब एटलीस्ट का वर्ड आ गया, तो इसलिए अब हम इसके ऊपर एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब होता है या तो ए या बी, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 1/5, बी कितनी है 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो अभी आपने निकाली है वो कितनी निकाली है 1/20। तो अब अगर आप इसका एलसीएम ले लेंगे 20, 5 4 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 20 से 20 कट गया 1, 4 और 5 9, 9 में से 1 गया 8, 8/20 और 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। तो यह आ गया जनाब 2/5। यह आया हमारे पास क्वेश्चन 3 के पार्ट 2 का आंसर 2/5। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। देखा आपने कितने आसान सवाल हैं। पार्ट नंबर 3 में लिखा है नीदर वन विल सॉल्व, दोनों में से कोई भी सॉल्व नहीं करे। बहुत आसान है भाई। सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या थी हबीब की 1/5, तो दिस इंप्लाइज दैट सॉल्व ना करने की क्या होगी, उसको हम कह देते हैं, एक मिनट, आज सही से इरेजर काम नहीं कर रहा मेरा, पता नहीं क्या बात है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करने की क्या है 1/5। तो आप जानते हैं कि अगर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता हो और आपको उसके अपोजिट इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो आप क्या करते हैं, उसको 1 में से माइनस कर देते हैं। 1 माइनस 1/5 क्या होता है 4/5। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो आपके पास क्या है 1/4। दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या होगी 1 माइनस 1/4। 4 1 ज़ा 4, 4 माइनस 1 3, 3/4। अब सवाल देखें, क्वेश्चन 3 पार्ट 3 कहता है नीदर वन विल सॉल्व इट, दोनों में से कोई भी सॉल्व ना करे, यानी कि हबीब भी ना करे ताहा भी ना करे। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कितना निकाला 4/5, बी कॉम्प्लीमेंट कितना निकाला 3/4। 4 से 4 कट गया, 3/5 जो है वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, बहुत अच्छा सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या है जनाब क्वेश्चन नंबर 4, रीड करें केयरफुली, बहुत ही अच्छा सवाल है। ईच ऑफ द नंबर्स 1 through 20 इज रिटन ऑन अ सेपरेट कार्ड। कह रहे 20 नंबर हैं, पहले हम इसको लिख लेते हैं। सवाल नंबर 4 एस सैंपल स्पेस बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। 20 नंबर है और हर नंबर अलग कार्ड पे लिखा हुआ है। 1 अलग कार्ड पे लिखा हुआ है, 2 अलग लिखा हुआ है, 3 अलग लिखा हुआ है। तो ये तो सवाल की पहली लाइन थी। आगे लिखा हुआ है इफ अ सिंगल कार्ड is drawn at random from the box, एक कार्ड उस बॉक्स में से निकाला, find the probability that it bears an odd number or a prime number,
कहता है इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो या तो ऑड हो या वो प्राइम हो। बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम ए को बोल देते हैं कि भाई ए जो है वो ऑड है, नाम रख दिया। अब सारे ऑड लिखे हैं, इसके अंदर कौन कौन से ऑड हैं? ऑड आपके पता है क्या होते हैं? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। तो अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट ए निकालूं तो कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए 10। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालूं, यानी कि ऑड की प्रोबेबिलिटी निकालूं, तो ऊपर आएगा 10, टोटल कितना है 20। और आप जानते हैं 10 2 ज़ा 20 हो जाता है, ये आ गया 1/2। क्या सवाल था? एन ऑड नंबर और अ प्राइम नंबर। अब मैं प्राइमरी नंबर का सेट बनाता हूं, उसको मैं कह देता हूं बी। ये आ गया प्राइमरी नहीं, प्राइम। प्राइम कौन से एस के अंदर? आप जानते हैं 2 प्राइम होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 हो गया, 11 होगा, 13 हो गया, 17 हो गया और 19। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी होगी? 8 अपॉन कितना है जनाब? 8/20। अब एक काम करते हैं, 1 मिनट मैं बताता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। पहले मैं इसको रब कर दूं, फिर समझाता हूं मैं आपको। ये कितना था? 10/20। इसको काटे नहीं, क्यों नहीं काटे आपको समझ में आ जाएगा अभी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर भी निकाल लिया आपने 10/20। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर भी निकाल लिया आपने, वो आ गई 8/20। सवाल क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बेयर्स एन ऑड नंबर और अ प्राइम नंबर। या तो वो ऑड हो या वो प्राइम हो। अब एक काम और करते हैं, अब हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए के एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं लिखे हुए, और आपको बी के भी नजर आ रहे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 11 13 17 और 19। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं? ये भी काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या हो जाएगी? 7/20। अब उसका सवाल, ये हम पार्ट 1 कर रहे हैं अभी, ये जो है ये पार्ट 1 है। उसका सवाल क्या है कि वो जो हमने कार्ड निकाला है वो या तो ऑड हो या प्राइम हो। यानी कि असल में आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्या फॉर्मूला होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अभी पीछे लिखवाया था, दोबारा नहीं लिखवा रहा, 10/20 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 8/20 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 7/20। अब अगर आप एलसीएम लेते हैं 20, तो 10 + 8 + 7, 10 और 8 18, 18 में से 7 गया 11, 11/20। तो जनाब ऑड या प्राइम आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 11/20। एंड दिस इज अवर आंसर। अब हम करते हैं इसका पार्ट बी, लेकिन थोड़ी सी मैं जगह बना लूं। पार्ट 2 क्या है? एन इवन नंबर और अ प्राइम नंबर। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पार्ट 2 में इवन नंबर नाम रखना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक सेट लिख लेते हैं ए। ए का मतलब है इवन।
तो सेट एस के अंदर इवन कितने थे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। तो ओ ए यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी होगी? 10/20। क्या होगी जनाब? 10/20। अच्छा, आगे चलते हैं। अब ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? देखिए क्या लिखा हुआ है पार्ट 2 में, एन इवन नंबर और अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी हम पहले निकाल चुके हैं, जिसको मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोला है, तो उसको दोबारा नहीं निकालना, तो ये आ गया 8/20। अब उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि भाई या तो वो प्रोबेबिलिटी अब उसने क्या कहा है कि भाई या तो वो इवन हो, जिसको मैंने ए कहा है पार्ट 2 में, या फिर वो प्राइम हो, जिसको मैंने बी कहा है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है जनाब? 10/20। अच्छा, एक चीज और, सॉरी, एक काम और भी करना पड़ेगा। एक मिनट, पहले मैं इसको रब कर दूं। अब हम निकालेंगे सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी, ए हमारे पास क्या है? यह आपके सामने लिखा हुआ है। बी आपके पास क्या है? देखें, मैं ऊपर दिखा रहा हूं आपको, यह आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। बी और ब्रैकेट में प्राइम 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो बी में, और ये जो अभी हमने ए बनाया है, इसमें कॉमन क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन है, दैट इज 2, और तो कुछ कॉमन नहीं है। यानी कि इवन में और प्राइम नंबर में कॉमन क्या है? सिर्फ 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्या है? कितने एलिमेंट है? सिर्फ एक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी? 1, और टोटल कितने हैं? 20। अब सवाल पर आ जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने कितनी निकाली है पार्ट 2 में? 10/20। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी निकाली है? 8/20 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या निकाली है? 20, 1/20। 20 ले लें एलसीएम, 10 जमा 8 माइनस 1, 10 और 8 18, 18 में से 1 गया 17, 17/20। दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट 2। इसकी समरी शो कर देता हूं मैं आपको। ये है जनाब टोटल क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 1 और पार्ट 2। बहुत अच्छी तरह से करिएगा और बहुत मेहनत से इसको करेंगे तो समझ में इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। अच्छा जी, इस पेज पे तो आप कोई और क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा। अब हम निकालते हैं अगला पेज, क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए जा रहे हैं हम। सबसे देखें टॉप के ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 5 नजर आ रहा है। सवाल पढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ फैक्ट्री विल लोकेट इन द साइट एरिया ऑफ हैदराबाद इज 0.7। कह रहे भाई हैदराबाद में एक फैक्ट्री है, उसके फैक्ट्री होने का चांस जो है, सॉरी नॉट फैक्ट्री है, फैक्ट्री होने का चांस जो है वो क्या है? वो है 0.7। तो डेटा बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
उसको हम कह देते हैं हैदराबाद को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये आ गया जनाब 0.7। आगे क्या लिखा हुआ है? ओहो, एक तो ये बड़ा मसला होता है। आगे क्या लिखा हुआ है? द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लोकेट इन नूरियाबाद इज 0.4। अब नूरियाबाद को हम कह देते हैं बी, कि भाई नूरियाबाद में जो प्रोबेबिलिटी का चांस है वो क्या है? 0.4। आगे क्या लिखा हुआ है? एंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लोकेट इन ईदर हैदराबाद और नूरियाबाद और बोथ इज 0.8। कह रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो या तो हैदराबाद में हो या नूरियाबाद में हो या दोनों जगह हो, वो 0.8 है। तो आप जानते हैं कि और के लिए हम क्या बोलते हैं? ए यूनियन बी। तो ये आ गया जनाब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और ये कितनी है? 0.8। और क्या लिखा हुआ है? What is the probability that the factory will locate in both places? इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि फैक्ट्री जो है वो दोनों प्लेसेस के ऊपर है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी मांग रहा है, हैदराबाद में भी हो और नूरियाबाद में भी हो। तो क्या फार्मूला होता है एडिशन लॉ का? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दी हुई है कितनी? 0.8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी दी हुई है 0.7। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दी हुई है 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालनी है, यानी कि हैदराबाद और नूरियाबाद दोनों में फैक्ट्री हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस में लिखा हुआ था, यहाँ आन के प्लस में हो जाएगा, और 0.7 प्लस 0.4 और ये 0.8 यहाँ पर आन के माइनस में आ जाएगा। तो 0.7 प्लस 0.4 माइनस 0.8 जो होता है वो होता है जनाब 0.3, और यही हमारा आंसर है। देखा आपने कितना आसान था ये, एक ही फॉर्मूले में सारे सवाल हो जाएंगे इंशाल्लाह। आगे क्या लिखा हुआ है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैक्ट्री विल लोकेट इन नीदर ऑफ दीज प्लेसेस। इनमें से किसी भी प्लेस पे नहीं हो, ना तो हैदराबाद में हो या ना नूरियाबाद में हो। तो असल में हमने क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है किसी एक जगह पर या दोनों जगह पर, यानी कि ए में हो या बी में हो या दोनों जगह पर हो। तो हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करते हैं? 1 माइनस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें क्या दी हुई है? 0.8, और आप जानते हैं जब 1 में से 0.8 निकाली जाती है तो 0.2 आंसर आता है। तो ये पार्ट तो बहुत आसान था, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आसान होगा, वरना नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? इफ 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, अगर 2 डाइस को फेंका जाए साइमल्टेनियसली, तो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ऑफ 7 और अ सम ऑफ 11। कह रहा है इस बात का चांस क्या है कि या तो 7 आए सम या 11 आए। अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम बना लेते हैं सैंपल स्पेस। देखें पहले डाइस पे कितने नंबर होंगे? 1 2 3 4 5 6। दूसरे डाइस पे भी कितने नंबर होंगे? 1 2 3 4 5 6। अब उसने क्या बोला है? जब दोनों डाइस को फेंका जाए तो या तो सम 7 आए या 11 आए। अब देखते हैं हम 7 किस किस तरीके से आ सकता है। पहले हम 7 की बात कर लें। देखें इसका ये फर्स्ट डाइस है, ये फर्स्ट डाइस है, और वो जो ऊपर लिखा है 1 2 3 4 5 6 वो सेकंड है। तो अगर 1 + 6 करेंगे तो 7 आ जाएगा। एक तो 7 आने का चांस ये है। 2 + 5 करेंगे तब भी 7 आ जाएगा।
3 + 4 करेंगे तब भी 7 आ जाएगा, 4 + 3 करेंगे तब भी 7 आ जाएगा, सॉरी ये 7 है, 5 + 2 करेंगे तब भी 7 आ जाएगा, और 6 + 1 करेंगे तब भी 7 आ जाएगा। सॉरी, बिला वजह गलतियां हो जाती हैं जल्दी में। 6 + 1 करेंगे तब भी 7 आ जाएगा। तो ये तो जहाँ जहाँ से 7 आ सकता था वो हमने सब लिख दिया। अब बात करते हैं 11 की कि जी 11 किस किस तरीके से आ सकता है। तो 5 में 6 ऐड करेंगे तो 11 आ सकता है, 5 और 6, एक डाइस में 5 आया, एक में 6 आया, एक चांस तो 11 आ गया ये। और अगर पहले डाइस में 6 आए और दूसरे में 5 आए तो इसमें भी 11 आ सकता है। तो अब हम सबसे पहले लिखते हैं ओ ए हमारे पास क्या है, सम 7, सम क्या है 7। कितने हैं टोटल 7 जो आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, सम 7 कितना आ रहा है 6, और टोटल जो आएंगे, टोटल आउटकम कितने आएंगे 36 आएंगे। भाई ये तो खाली मैंने अपने मतलब की चीज उठाई है ना, वरना 1 + 1 भी होगा, 1 + 2 भी होगा, 1 + 3, 1 + 4, 1 + 5, 1 + 6, फिर 2 + 1, 2 + 2, 2 + 3, तो टोटल जो आएंगे वो 36 होंगे। तो 6 बन जा 6, 6 6 जा 36, ये आ गया 1/6। अब हम बात करते हैं ओ बी की, और बी हम किसको बोल रहे हैं, सम क्या है 11 कितने हैं 2, और टोटल कितने हैं हमारे पास 36, 2 1 जा 2, 2 18 जा 36, 1/8। वैसे मुझे चाहिए था, मैंने इसको गलत किया है, काटने से सवाल लंबा हो रहा है, डायरेक्ट 2/36 लिखे, मतलब फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, ये ख्वारी होती है एलसीएम लेने में। जब एलसीएम के बगैर आंसर 100% करेक्ट आ रहा है तो फिर क्यों हम लें, 6/36 लिखें, इसको काटे नहीं। अब उसने क्या बोला है, सवाल एक दफा फिर देखें, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ऑफ 7 और अ सम 11। यानी कि आपको असल में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालनी है। क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी तो जब आएगा ना जब दोनों चांस एक साथ आ रहे हों, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, या तो 7 आएगा या 11 आएगा, दोनों का सम। तो इसलिए इस वक्त जो है ये माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 6/36, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 2/36, 6 + 2 कितना होता है 8, 8/36, 4 से काटते हैं, 4 2 8, 4 9 36, तो 2/9 इज द आंसर। तो आपको फायदा हुआ ना एलसीएम के बगैर करने में, काम जल्दी हो गया 2/9। सो आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 6। चले क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं जनाब। क्या लिखा हुआ है, 3 कॉइन्स आर फ्लिप टुगेदर। 3 कॉइन को एक साथ पलटा, घुमाया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ जस्ट गेटिंग 2 हेड्स और 2 टेल्स। तो इस बात का चांस या इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि 2 हेड हो या फिर 2 टेल हो उन 3 में। बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम बना लेते हैं सैंपल स्पेस एस। सैंपल स्पेस हमारे पास क्या बनेगा, सारे के सारे आउटकम्स। देखें या तो तीनों में हेड हेड और हेड आएगा, ऐसा पॉसिबल है, यस। या फिर तीनों में टेल 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 आएगा, ऐसा पॉसिबल है, यस। या फिर हेड हेड टेल आएगा, सारे आउटकम लिखने होंगे। या फिर हेड टेल हेड आएगा, या फिर हेड टेल टेल आएगा।
या फिर टेल हेड टेल आएगा, या फिर टेल टेल हेड आएगा, और या फिर टेल हेड हेड आएगा। यानी कि ये लिखा हुआ है एच एच एच, इसका मतलब है पहली कॉइन पे भी हेड आ गया, दूसरे पे भी हेड आ गया, तीसरे पे भी हेड आ गया। इसी तरह जो लिखा हुआ है टेल हेड टेल, इसका मतलब है पहली कॉइन पे टेल, दूसरी पे हेड और तीसरी पे टेल, ये मतलब है। तो ओ एस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं जनाब, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 आउटकम्स आ रहे हैं। 8 से कम आएंगे गलत, 8 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। अब हम करते हैं इसकी बात मानते हैं। क्या कह रहा है ये, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ जस्ट गेटिंग 2 हेड्स और 2 टेल्स। सबसे पहले हम ले लेते हैं ए, इसको हम कह देते हैं कि भाई ए का मतलब जो है वो 2 हेड्स हैं। 2 हेड्स वाला क्या क्या है भाई, एक तो है एच एच टी, एक है एच टी एच, 2 हेड वाले सारे के सारे लेने पड़ेंगे। एक है हमारे पास टी एच एच, आखिरी में लिखा हुआ है, आप देख लें। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, 1 2 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 अपॉन टोटल कितना है 8। अब बात करते हैं हम सेट बी की, इसको हम कह देते हैं कि ये 2 टेल्स हैं। क्या है ये, 2 टेल्स। 2 टेल्स वाला कौन कौन सा है भाई, एक है एच टी टी, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एक है एच टी टी, दूसरा क्या है टी एच टी, तीसरा क्या है टी टी एच, चौथा क्या है, कोई नहीं है। सही है जनाब। तो ओ बी क्या होगा हमारे पास, टोटल कितने हैं 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है हमारे पास, 3 अपॉन 8। बात समझ में आ गई जनाब। तो अब सवाल क्या था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ जस्ट गेटिंग 2 हेड्स और 2 टेल्स। तो और का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालनी है। ये बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास कितना है, 3 अपॉन 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 3 अपॉन 8। अब आप बोलेंगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि 0 है। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, एक साथ नहीं आ सकता। ये नहीं हो सकता कि एक वक्त में एक कॉइन के ऊपर हेड भी आ जाए टेल भी आ जाए, तो इसलिए ये 0 हो जाएगा। 3 + 3 हो जाएगा 6, 6 अपॉन 8 होता है 2, 3 × 6, 2 4 × 8, 3 अपॉन 4 इज द प्रोबेबिलिटी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको सवाल बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा और आप इस टॉपिक से बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं भाई 8 में क्या कह रहा है वो, पढ़ते हैं इसको। आउट ऑफ द स्टूडेंट्स अटेंडिंग अ लेक्चर 50% could not see what was being written on the blackboard। एक लेक्चर हो रहा है, उस लेक्चर में जो 50% स्टूडेंट्स हैं, 50%, वो ये देख ही नहीं रहे कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। कितनी बेकार क्लास है। तो अब हम एक काम करते हैं, डेटा बना लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या है, डज नॉट सी ऑन बोर्ड। और आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी को 3 तरीकों से लिखा जाता है, एक पॉइंट में, एक फ्रैक्शन में और एक परसेंटेज में। तो ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है असल में। 50% क्या होता है, 50 अपॉन 100। आगे चलते हैं। 40% could not hear what the lecturer was saying। इसको हम कह देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
डज नॉट हेयर, मतलब जो टीचर बोल रहा है उसकी सुन ही नहीं रहे बात, सुनना ही नहीं चाहते होंगे ना असल में। ये हो गया 40/100। आगे देखते हैं। अब पर्टिकुलरली लाइन नंबर 3 पढ़ रहा हूं मैं। अब पर्टिकुलरली अनफॉर्चुनेट 30% फेल इनटू बोथ ऑफ दीज कैटेगरीज। ओए होए होए होए, कैसी क्लास थी? ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि 30% बच्चे ऐसे थे ना तो वो ब्लैक बोर्ड देख सक रहे थे और ना वो लेक्चरर की बात सुन रहे थे। 30%, तो जाहिर सी बात है ए और बी दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। ये हो जाएगा 30/100। अब सवाल आगे देखते हैं। What is the probability that a student picked at random, एक बच्चे को चूज किया, was able to see and hear satisfactory। एक बच्चे को चूज किया, वो बोर्ड भी देखे और साथ में लेक्चरर की आवाज भी सुने। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। भाई ए क्या है? डज नॉट सी। तो जाहिर सी बात है जब मैं इसमें से 1 में से इसको माइनस कर दूंगा 50/100 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ए था डज नॉट सी और ए कॉम्प्लीमेंट होगा सी, डज सी ऑन द बोर्ड। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 1 - 40/100, 60/100। बी क्या था? डज नॉट हेयर। ऑब्वियसली बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? डज हेयर। अब उसका सवाल फिर देखते हैं। उसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट पिक एट रैंडम वाज एबल टू सी एंड हेयर सेटिस्फैक्टरी, यानी कि हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि बोर्ड पे देखे भी और उसके बाद उसको देखने के बाद जो है वो सुन भी सके। तो ये असल में हमें चाहिए था। एक मिनट रुके, सवाल में दोबारा पढ़ लेता हूं, थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है। क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट पिक एट रैंडम वाज एबल टू सी एंड हेयर सेटिस्फैक्टरी। वो जो है वो इसको जो है वो बोर्ड भी देखे और सुने भी। अच्छा, सही है। अब हम एक काम करते हैं, पहले हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये किसके बराबर होगी? 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 30/100, ये ऊपर लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 70/100। सही है जनाब। अब हमें निकालना है इसका आंसर। तो फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हमारे पास जो है वो या तो इसका मतलब होगा या तो वो बोर्ड देखेगा या वो सुनेगा या वो दोनों काम करेगा। तो दोनों काम के लिए भी ये फार्मूला यूज होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मैं यहां कर रहा हूं, इसको जगह नहीं है नीचे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हमने क्या निकाली? 50/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट हमने क्या निकाली? 60/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या निकाली? 70/100। तो 50 और 100 कितने हो गए? 110। 110 में से
70 गए हमारे पास, एक 110 में से 70 गए 40, तो ये हो जाएगा 40/100। 0 से 0 कट गया, 4/10 हो गया, 2 2 सा 4, 2 5 सा 10। सो फाइनल आंसर आया 2/5। ये था सवाल नंबर 8, कंप्लीट क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल था ये। लास्ट में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी बट अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। सवाल नंबर 9 पढ़ते हैं हम। The probability that an investor will invest in tax-free bonds is 0.6। कह रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी कि एक इन्वेस्टर बोलते हैं कारोबार में पैसा लगाने वाले को। एक इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट कर रहा है टैक्स फ्री बॉन्ड्स के ऊपर और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.6। तो हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है ये 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जबकि ए को हम क्या करें टैक्स फ्री बॉन्ड, याद भी रहे ना कि क्या चीज क्या है, और ये कितनी है हमारे पास 0.6। आगे क्या लिखा हुआ है, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड इज 0.3। इसको हम कह देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये किसमें कर रहा है, म्यूचुअल फंड के अंदर 0.3। आगे क्या लिखा हुआ है, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल इन्वेस्ट इन बोथ टैक्स फ्री बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड इज 0.15। तो ऑब्वियसली क्योंकि दोनों में कर रहा है तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और कितनी दी हुई जनाब 0.15। आगे चलते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर एन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन ईदर टैक्स फ्री बॉन्ड और म्यूचुअल फंड। इधर आ गया और आ गया, तो आप जानते हैं असल में आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के 0.6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के 0.3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि 0.15। इन तीनों को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.75। ये आप चेक कर लीजिएगा अच्छी तरह से, सही है जनाब। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। तो ये तो बहुत आसान सवाल है। पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर एन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन नीदर टैक्स फ्री बॉन्ड नॉर म्यूचुअल बॉन्ड फंड, यानी कि दोनों में से एक में भी ना करे। तो ये तो बहुत आसान है। इसका मतलब है वो बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, या तो टैक्स फ्री में करेगा या म्यूचुअल में करेगा या दोनों में करेगा, और ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा ना टैक्स फ्री में करेगा ना म्यूचुअल में करेगा। तो सिंपली क्या करें, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है 1 में से माइनस करते हैं आप ए यूनियन बी के आंसर को, जो कि क्या आ रहा है 0.75। 1 माइनस 0.75 क्या होता है 0.25, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्या है जनाब क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम अ सेट ऑफ 21 कार्ड्स नंबर्ड 1 through 21। कह रहे भाई हमारे पास जो टोटल कार्ड्स हैं इसको हम एस कह देते हैं। 1 2 3 4 1 से लेकर 21 तक कार्ड्स हैं। नंबर हर कार्ड पे नंबर लिखे हुए 1 से लेकर 21 तक। आगे क्या लिखा हुआ है, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, show that the chance that its number is divisible by 4 or 7 is 8/21।
कह रहे साबित करो इस बात को कि वो जो कार्ड है वो डिविजिबल बाय या तो 4 हो या 7 हो, उसका आंसर 8/21 आना चाहिए। बहुत आसान है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस कितने हैं हमारे पास? 21। ए हम कह देते हैं डिविजिबल बाय 4। 4 से डिविजिबल बाय 4 4 से डिवाइड होने वाले नंबर इसमें 1 से लेकर 21 तक कौन कौन से होंगे? 4 के टेबल में 4, 8, 12, 16, 20। सही है जनाब। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लूं, टोटल कितने? ए में 1, 2, 3, 4, 5, 5 अपॉन क्या हो जाएगा? 21। अब बात करते हैं बी की। बी हम नाम क्या रखते हैं? डिविजिबल बाय 7। डिविजिबल बाय 7। तो 1 से 21 में जो डिवाइड हो रहे हैं 7 से, वो क्या क्या होंगे? एक 7 होगा, एक 14 होगा और एक 21 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 3/21। सही है जनाब। अब उसका सवाल क्या है? शो दैट द चांस का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और 7, यानी कि हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमने क्या निकाला? 5/21 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने क्या निकाला? 3/21 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 0। फिर मैं बता रहा हूँ क्यों 0 होगा, क्योंकि वो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन तो हो ही नहीं सकता ना, या तो वो डिविजिबल बाय 4 है या डिविजिबल बाय 7 है, दोनों में देख लें सेम नहीं है। तो इसको आप ऐड करें, 5 और 3 8, 8/21 और ये हमारा आंसर आ गया। और आप देख लें उसने यही तो कहा था कि 8/21 ला के दिखाओ, तो हमने ला के दिखा दिया उसको। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अब क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 11? इन अ कॉलेज ग्रेजुएटिंग क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, एस बना लेते हैं। सैंपल स्पेस 1, 2, 3 और ये जनाब टोटल हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं। आगे चलते हैं। 54 स्टडी मैथ। 54 क्या है? स्टडी कितने कर रहे हैं? मैथ कर रहे हैं। तो हम ए बोल देते हैं ओ ए। 1 मिनट। ओ ए, जबकि ए को हम कह देते हैं कि भाई मैथ वाले हैं। क्या है? मैथ वाले। कितने हो जाएंगे जनाब? ये 54। अच्छा यहां से हम टोटल एलिमेंट एस में भी देख लें कितने होंगे? 100। ओ एस भी आ गया, ओ ए भी आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। मैथ की प्रोबेबिलिटी 54/100। सही है जनाब। और आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? 69 स्टडी हिस्ट्री। इसको हम कह देते हैं कि भाई ओ बी, यानी कि हिस्ट्री वाले को हम बी कह रहे हैं। कितने हैं? 69। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास कितनी हो जाएगी? 69। टोटल कितने हैं? 100। और आगे पढ़ते हैं। इफ वन ऑफ दीज स्टूडेंट्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम। इन 100 में से अगर हम एक स्टूडेंट उठाएं तो कहता है, सॉरी एक चीज रह गई, मैं बताना भूल गया। 69 स्टडी हिस्ट्री और आगे लिखा है एंड 35 स्टडी बोथ मैथ एंड हिस्ट्री। तो ये भी तो बनेगा। तो ये कहलाएगा मैथ। मैथ माने हमने ए बोला, इंटरसेक्शन बी। और ये कितना है? ये हो जाएगा 35/100। 35 ही लिखा हुआ है ना? यस। अब सवाल पढ़ते हैं। इफ वन ऑफ दीज स्टूडेंट्स इज
selected at random, find the probability that the student takes math और history। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। आपको असल में निकालना है probability of A यूनियन B। ये बराबर किसकी है? probability of A यानी कि 54/100, probability of B 69/100 माइनस probability of A intersection B 35/100। अगर आप 100 लें LCM तो ये हो जाएगा 54 + 69 - 35। इस पूरे को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 88/100। आप चेक करके देख लीजिएगा 0.88। ये आंसर आ गया जनाब किसका? पार्ट 1 का। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है? द स्टूडेंट डज नॉट टेक ईदर ऑफ द सब्जेक्ट। भाई वो इसमें से कुछ भी ना ले, ना मैथ ले ना हिस्ट्री ले, तो ये क्या हो जाएगा असल में? P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट माने ना मैथ ना हिस्ट्री। ये हो जाएगा 1 - 0.88 और 1 - 0.88 होता है 0.12। ये आ गया आंसर पार्ट 2 का। अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 में क्या लिखा हुआ है? द स्टूडेंट टेक्स हिस्ट्री बट नॉट मैथ। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि स्टूडेंट जो है वो मैथ तो ले, सॉरी हिस्ट्री तो ले, लेकिन मैथ ना ले। बहुत आसान है। देखें, हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का मतलब क्या होता है? A माने मैथ, B माने हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री और मैथ दोनों ले रहा है। अगर मैं एक मिनट, ये मैंने इक्वल टू गलत बनाया। अगर मैं A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी से माइनस कर दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ A, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A माने मैथ वाले, तो 0.88 माइनस 0. कितना है? 54। 54/100 0.54 ही होता है। तो ये जो आपके पास 0.34 आएगी, ये किसकी आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ हिस्ट्री ओनली। और यही हमारा आंसर है। बात समझ में आई? बड़ा ज़बरदस्त सवाल था ये। उसने बोला था, मैं एक दफ़ा फिर दिखाता हूँ आपको। द स्टूडेंट, लास्ट पार्ट 11 का लास्ट पार्ट, द स्टूडेंट टेक्स हिस्ट्री बट नॉट मैथ। तो हिस्ट्री तो ले रहा है वो, लेकिन मैथ नहीं ले रहा। तो हमने क्या किया? A यूनियन B यानी कि हिस्ट्री और मैथ दोनों में से माइनस कर दिया। किसको? मैथ को। तो 0.88 और मैथ वाला 54/100 था, तो 54/100 जो होता है वो 0.54 होता है। तो क्योंकि A यूनियन B पॉइंट में आ रहा था, तो मैथ वाले को भी पॉइंट में रख के माइनस कर दिया। तो अब जो हमारा आंसर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ हिस्ट्री होगा। और तो कोई क्वेश्चन नहीं है इस एक्सरसाइज के अंदर। 11 के 11 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो बड़ा मज़ा आया मुझे आज की क्लास में। आज हमने 7.5 शुरू करी और आज ही ख़त्म कर ली। 11 सवाल थे, 11 के 11 हमने कर लिए। एक तो बहुत बड़ा काम हमारा ये हुआ कि चैप्टर एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट हो गई। और दूसरा बहुत बड़ा काम हमारा क्या हुआ कि एक्सरसाइज के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 100% कंप्लीट हो गया। यानी कि एक्सरसाइज 7.5 से लेकर एक्सरसाइज 7.5 तक, 7.1 से लेकर 7.5 तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने ना करवाया हो, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो मैंने ना करवाया हो, कोई पार्ट ऐसा नहीं है जो मैंने ना करवाया हो। तो बहुत मेहनत से मैंने ये चैप्टर करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये चैप्टर मेरा आज 100% कंप्लीट हो गया। अब क्या रह गया फर्स्ट ईयर मैथ के अंदर? अब रह गया है चैप्टर नंबर 5, यस, जिसका नाम है ग्रुप थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लास्ट ईयर ये चैप्टर जो था हमारे सिलेबस में ही नहीं था, तो इसलिए मैंने करवाया भी नहीं था। लास्ट ईयर कोरोना की वजह से सिलेबस जो था वो रिड्यूस था। तो इंशाल्लाह ये जो ग्रुप्स है, इस चैप्टर का नाम है ग्रुप्स, तो इंशाल्लाह ये चैप्टर भी मैं आपको ज़रूर करवाऊंगा।
अगला लेक्चर जो होगा वो हमारा एक्सरसाइज 5.1 के ऊपर होगा इंशाल्लाह। तो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। खूब मेहनत कीजिए, एग्ज़ाम्स बहुत करीब आ गए हैं और ये बहुत ही आसान सवाल हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ा है तो बहुत आसानी से इंशाल्लाह आप एग्ज़ाम में कर लेंगे। आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जब भी आप चैनल सब्सक्राइब करें तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अच्छा, मेरी वीडियोस को सिर्फ लाइक नहीं करें बल्कि अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें और उनको भी कहें कि वो अपने दोस्तों को शेयर करें। इस तरह इल्म जो है वो बांटते जाएंगे और इल्म जो है वो बढ़ता जाएगा। मैंने आज आपको 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास दी है, तो मैंने आपको इल्म दिया है तो मेरा इल्म और बढ़ गया। तो इल्म बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। तो आप सबको मैथ विद सर आसिम की जानिब से अल्लाह हाफिज़।